प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के संग्रह का नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री को अक्सर सभी पक्षों की राजनीतिक नेतृत्व से मिलना चाहिए, जिससे विपक्षी दलों को उनके तरीकों के बारे में कुछ गलतफहमी दूर करने में मदद मिल सकती है। नायडू ने प्रधानमंत्री के भाषण पर एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर स्वास्थ्य और विदेश नीति, प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 3 तलाक पर कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि उन्हें सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि वो मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कानून नहीं बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे समय मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 साल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। उन्होंने आगे कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी भारत में लगातार जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हो रही है और निरंतर अपने को भारत मजबूत कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। आज कितने ही घरों में, आप में से शायद हर कोई को पता होगा, हर एक के घर में होगा, अनेक घर ऐसे हैं, कपड़े हो, अखबार हो और भी छोटी मोटी चीजें हो, हर चीज को हमारे यहां रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और जब तक उसका बिल्कुल समाप्ति न हो जाए तब तक हम उपयोग करते रहते हैं। अपने परिवारों का संस्कार है और ये कोई कंजूसी नहीं है, ये प्रकृति के प्रति सजगता है, संवेदना है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। और खबर दिल्ली से है, जहां जंतर मंतर पे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत करने की मांग है। 200 किसानों के साथ किसान महापंचायत करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जो है वो टली है और 1 महीने बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में अब कुछ नहीं बचा है। तकनीकी मुद्दों पर सुनवाई करना कोर्ट का समय बर्बाद करना होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने दलील दी कि वो एमएसपी को लेकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना चाहते हैं और हमारे प्रदर्शन करने का अधिकार प्रभावित हुआ है। हमने कई बार मेंशनिंग किया लेकिन मामला सुनवाई के लिए नहीं आया। तो हमारे प्रदर्शन करने का अधिकार प्रभावित हुआ है, ये कहा गया कोर्ट में, और हमने कई बार मेंशनिंग किया लेकिन मामला सुनवाई के लिए नहीं आया। तो जंतर मंतर पे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत करने की मांग की गई। 200 किसानों के साथ किसान महापंचायत करने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई फिलहाल टली है। 1 महीने बाद सुनवाई होगी। और तकनीकी मुद्दों पे सुनवाई करना, कोर्ट का समय बर्बाद करना होगा, ये कहा गया। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने दलीलें दी थी कि वो एमएसपी को लेकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना चाहते हैं और हमारे प्रदर्शन करने का अधिकार प्रभावित हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लंबी चर्चा के बाद नए इंडियन टेलीकॉम बिल 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसके बाद डिजिटल
प्रोटेक्शन एक्ट और डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की तैयारी है। यूजर्स के लिए ज़्यादा सुरक्षित किया जाएगा टेलीकॉम सेवा का दायरा, और इसके लिए केवाईसी के नए नियम, यूजर के लिए राइट टू नो, हमको जानने का हक है, हमको कौन और कहां से कॉल कर रहा है, हर तरह के प्लेटफॉर्म से आने वाले कॉल, मैसेज, लिंक की जानकारी यूजर्स को होनी चाहिए। तो चर्चा के बाद नए इंडियन टेलीकॉम बिल 2022 का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के डिजिटल युग में एक आज की शताब्दी के हिसाब से और जन जन की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेलीकॉम के, डिजिटल के, यूज़र्स के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नए टेलीकॉम बिल की कंसल्टेटिव प्रोसेस से जो कल्पना की है वो कंसल्टेटिव प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। बिल का ड्राफ्ट अपलोड हुआ है। इसमें 3 चीज़ों पे प्रमुख फोकस है। फर्स्ट, यूज़र्स का प्रोटेक्शन। जो टेलीकॉम सर्विसेज के यूज़र्स हैं, जो आज की तारीख में प्रैक्टिकली सारी डिजिटल सेवाएं टेलीकॉम के ज़रिए से होती है, उसमें यूज़र्स के प्रोटेक्शन पे साइबर फ्रॉड्स को कैसे रोका जाए जिससे कि लोगों की मेहनत की कमाई नष्ट न हो, उस चीज़ पे बहुत बड़ा फोकस किया गया है। दूसरा, रेगुलेशन में एकदम लाइट टच रेगुलेशन हो। जहाँ रेगुलेशन करना है वहाँ इफ़ेक्टिव रेगुलेशन हो, जहाँ रेगुलेशन नहीं करना वहाँ पे एकदम सिंपल प्रोसेस चले। तीसरा, एकदम सर्टेन व्यवस्था, हर चीज़ में एक सर्टेनिटी रहनी चाहिए, निश्चितता रहनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नया बिल ड्राफ्ट किया गया है। बहुत सारे उस ड्राफ्ट में रिफॉर्म्स भी हैं, खासकर स्पेक्ट्रम के यूज़ के ऊपर। स्पेक्ट्रम ऑक्शन से ही दिया जाएगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट यूजेस के लिए, जो आज भी गवर्नमेंट यूजेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन किया जाता है। उन सब में एक क्लैरिटी आई है और उस सब में एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस किया गया है। धन्यवाद। नए प्रभारियों की नियुक्ति के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक है। 27 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों की बैठक होगी। फिलहाल प्रभारी अपने राज्यों के दौरे पे हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक लेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे और जाहिर है इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा, समीक्षा होगी, समीकरण बनाए जाएंगे। तो बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नए प्रभारियों की नियुक्ति के बाद बीजेपी की यह बड़ी बैठक है। पीएफआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परवेज अहमद को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने परवेज अहमद, इलियास अहमद, अब्दुल मुकीद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। ईडी ने कोर्ट में तीनों की 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की हिरासत में इन्हें भेजा। तो ईडी ने कोर्ट से तीनों की 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। तो पीएफआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परवेज अहमद को ईडी ने कोर्ट में पेश किया और पटियाला हाउस कोर्ट ने परवेज अहमद, इलियास अहमद, अब्दुल मुकीद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। और राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया के मामलों को लेकर आज शाहदरा साउथ जोन में सभी आरडब्ल्यूए व जोन के स्थानीय निवासियों के साथ जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और अभियान में लोगों को डेंगू मलेरिया से बचने के उपाय बताए गए, जिससे डेंगू मलेरिया के मामलों में कमी आ सके। शाहदरा साउथ जोन के ऑडिटोरियम में ये अभियान चलाया गया। 200 से ज़्यादा आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें साउथ जोन के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर सौरभ मिश्रा ने स्लाइड के माध्यम से बताया कि किस तरह
एडिज मच्छर पनपता है और किस तरह उससे बचा जाए। साथ ही सभी आरडब्ल्यू के जो यहाँ पे प्रमुख मौजूद थे उनको कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। शकूर बस्ती से नई दिल्ली को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से एक युवती के साथ झपटमारी करने वाले आरोपी को सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए झपटमारी की वारदात को सुलझाने का काम किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान आसिफ के रूप में हुई है, जो कि पहले भी वारदात में शामिल रहा है। पुलिस ने इसके पास से सोने की चैन भी बरामद की है और अब इससे पूछताछ की जा रही है ताकि पता चल पाए कि अब तक ये कहां-कहां और किस तरह की कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो झपटमारी करने वाले आरोपी को पुलिस ने शिकंजे में लिया है। बीजेपी सांसद ने पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत युवा मोर्चा के द्वारा बालिका विद्यालय खटखरी में वृक्षारोपण कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय के शौचालय की सफाई की। सांसद ने हाथ से साफ किया, यानी जो टॉयलेट है वो हाथ से ही यहाँ पे साफ किया जा रहा है। और रीवा सांसद स्कूल पहुंचे तो टॉयलेट गंदा था और ग्लव्स ब्रश नहीं मिला तो हाथ से ही सफाई कर डाली। और भगोड़ा अपराधी रविंदर राणा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुरी माजरी भद्राबाद हरिद्वार का यह निवासी है। आरोपी को द्वारका कोर्ट ने पीओ घोषित किया था। दरअसल डीसीपी द्वारका जिला के निर्देशानुसार घोषित अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें कई प्रमुख जो पुलिसकर्मी हैं वो शामिल थे। तो ये जो भगोड़ा था उसको शिकंजे में लिया गया है। पिछले कई दिनों में कई इस तरह के बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। और उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में अनियमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी ने बड़ा कदम उठाया और विधानसभा सचिवालय में विवादों से घिरी नियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश की है। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि हमारी कटिबद्धता है कि एक पारदर्शी सरकार दें और कम समय में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड कई दिनों से भर्तियों के मामलों को लेकर चर्चा में था। विधानसभा में जिस तरीके से भर्तियां हुई, अनियमितताओं के आरोप लगे, इस वक्त खबर आ रही है कि अब इस भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं धामी सरकार के? देखिए, धामी सरकार का जो संकल्प है प्राथमिकता पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ये उसकी पहली कसौटी थी और उसके अंदर हमारी सरकार पूरा खरा उतरी है। जिस प्रकार से भर्तियां हुई थी और सभी ने, मीडिया ने, विपक्ष ने इस पर आवाज़ उठाई थी और उसको तत्काल प्रभाव से इतने कम समय पे उसने निर्णय लेने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को। और जो प्रधानमंत्री का एक सपना था, आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा और इस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात की है, ये हमारी प्रामाणिकता है। सर, विधानसभा अध्यक्ष ने माना कि जो भर्तियां हुई थी वो निश्चित तौर पे नियमों को ताक में रखकर हुई थी और यही कारण है कि धामी सरकार ने इस पर एक्शन लिया। आपको लगता है कि आगे जो भर्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी और नियमों के तहत होंगी? देखिए, दुर्भाग्य है कि जब से उत्तराखंड सरकार बनी है, उत्तराखंड में सरकार बनी है, तब से भर्ती इसी प्रकार से तदर्थ नीति पे हो रही थी। एडवोकेसी कांग्रेस ने भी बहुत की है, सबने की है, लेकिन लगा कि इसमें भी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। आने वाले समय के अंदर जो उसके मापदंड होंगे उसी प्रकार से भर्तियाँ होंगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और निश्चित तौर पे अगर कोई भी किसी भी तरीके से भर्ती में
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।